नमस्कार, मैं हूँ राजीव व्यास और वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तनातनी अभी से शुरू, भाजपा और आप आमने सामने। गुजरात में अमरेली लेटर कांड में पकड़ा तुल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मांगा न्याय। वडोदरा में आवास योजना के घरों को नोटिस, निवासियों ने जांच पर उठाए सवाल। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले ही राजनीति गरमाने लगी है। यहां तारीखों के ऐलान से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचार शुरू कर दिया है। पीएम मोदी ने आज दिल्ली में 4,500 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का इनॉग्रेशन और शिलान्यास किया। उन्होंने दिल्ली के अशोक विहार में बने 1,675 फ्लैट्स का भी उद्घाटन किया। गरीबों के लिए नए घर का इनॉग्रेशन करते हुए पीएम मोदी ने कहा, मैं भी शीश महल बना सकता था, लेकिन मैंने कभी अपना घर नहीं बनाया। 10 सालों में 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्का घर दिया है। साथियों, देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शुक्रवार से चुनाव प्रचार की शुरुआत की। पीएम ने अशोक विहार में जनता को संबोधित करते हुए आप सरकार पर निशाना साधा। मोदी ने आप सरकार को आपदा सरकार बताया। उन्होंने कहा, सत्ता में खुद को कट्टर बेईमान बताने वाले लोग बैठे हैं, जो खुद शराब घोटाले के आरोपी हैं। ये चोरी भी करते हैं और सीना जोरी भी। दिल्ली वालों को इस आपदा सरकार को सत्ता से हटाना है। आज हर गली कहती है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। पीएम ने इस चुनाव के लिए नारा दिया कि आपदा को हटाना है, भाजपा को लाना है। ये देश की राजधानी है, दिल्ली वासियों का हक है। उनकी सुशासन की कल्पना की है, सुशासन का सपना देखा है, लेकिन बीते 10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं, फिर उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। ये आपदा दिल्ली पर आई है और इसलिए दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। दिल्ली का वोटर दिल्ली को
आपदा से मुक्त करने की ठान चुका है। दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है, दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। वहीं दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस पर कहा कि आपदा दिल्ली में नहीं भाजपा में आई हुई है। भाजपा के पास न तो सीएम फेस है और न ही एजेंडा। पूर्व सीएम केजरीवाल ने कहा कि हमने दिल्ली में इतने काम किए हैं कि घंटों तक गिना सकते हैं। अपने 43 मिनट के भाषण में वे कोई काम नहीं गिना पाए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली आए थे और उन्होंने लगभग 43 मिनट्स का 43 मिनट का भाषण दिया, जिसमें से 39 मिनट उन्होंने दिल्ली के लोगों को और दिल्ली के लोगों द्वारा प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार को केवल गालियां देने का काम किया। 2015 में दिल्ली के लोगों ने 2 सरकारें चुनी थी दिल्ली के लिए। दिल्ली के संविधान में एक अजीब सिचुएशन है, दिल्ली हाफ स्टेट है, तो दिल्ली में लोग 2 सरकारें चुनते हैं। कुछ मुद्दे एक सरकार के अंडर में आते हैं और कुछ मुद्दे दूसरी सरकार के अंडर में आते हैं। तो दिल्ली में 2015 में लोगों ने 2 सरकारें चुनी थी, केंद्र सरकार बीजेपी की और दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की। उसको अब 10 साल हो गए। इन 10 सालों में आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने क्या क्या काम किए, आज अगर आप मुझे बताने के लिए बोलें तो शायद मुझे 2-3 घंटे भी कम पड़े। इतने काम किए, इतने काम किए, इतने काम किए। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, सीवर में, सड़क, इतने काम किए हम लोगों ने कि मैं कई घंटों तक काम गिना सकता हूं। लेकिन जो दूसरी सरकार थी, जो दिल्ली के लोगों ने केंद्र सरकार चुनी थी बीजेपी की, उन्होंने 10 साल में एक भी ऐसा काम नहीं किया जो कि आज प्रधानमंत्री जी अपने 43 मिनट के भाषण में आप लोगों को गिना के गए होंगे। गुजरात के अमरेली में नकली लेटर कांड मामले आखिरकार पायल गोटी को जमानत दे दी गई है। अमरेली में गुजरात विधानसभा के उप मुख्य दंडक कौशिक वेकरिया के खिलाफ सनसनीखेज आरोप लगाते हुए लेटर को वायरल किया गया था। इस मामले 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें पाटीदार समाज की बेटी भी शामिल थी। इस मामले जमकर सियासत के बाद आखिरकार पीड़ित युवती को कोर्ट से जमानत दे दी गई है। पाटीदार बेटी के हक में पाटीदार समाज के साथ साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी लगातार सवाल उठा रहे थे, जिसके बाद कोर्ट ने आखिरकार जमानत दे दी है। आज रोज 11 વાગે નામદાર સેશન્સ કોર્ટમાં જેમે પાયલબેન ગોટીની અરજી ફાઇલ, જામીન અરજી, રેગ્યુલર જામીન બેલ ફાઇલ કરી હતી, એની આજ રોજ સુનાવણી હતી। તે સુનાવણી આજ રોજ મેં પૂર્ણ કરેલ છે અને હવે તે જામીન અરજીનું કામ છે તે જજમેન્ટ ઉપર ગયેલ છે। મને ન્યાયતંત્ર ઉપર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે બેનને જલ્દીમાં જલ્દી અમે ઓર્ડર આપીને અહીંથી બેન પોતાના ઘરે જશે અને જે સ્ત્રી દીકરી છે એ દીકરીને ન્યાય મળશે। મને ન્યાયતંત્ર ઉપર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે। અત્યારે કામ છે એ ઓર્ડર ઉપર ગયું છે। અમે બપોરે પાછા ચેક કરશું કે ઓર્ડર ક્યારે કરે છે, પણ વહેલામાં વહેલી તકે જે નિર્દોષ બેન ગુજરાતની જે સ્ત્રી છે એને ન્યાય મળશે। મને એવો ન્યાયપાલિકા ઉપર સંપૂર્ણપણે વિશ્વાસ છે। गुजरात के वडोदरा में प्रधानमंत्री आवास योजना के घरों में वुडा अधिकारियों ने अचानक छापेमारी कर दी। वडोदरा में प्रधानमंत्री आवास योजना में रहने वाले लोग किराए पर घर देते होने की कई शिकायत सामने आती रहती है। ऐसी शिकायतों के आधार पर बिल में बनाई गई अर्बन रेसिडेंसी में वुडा अधिकारियों ने जांच की। बिल अर्बन रेसिडेंसी में 11 टावर में 532 मकान हैं, जहां वुडा की टीम द्वारा की गई छापेमारी पर सवाल उठे हैं। सुबह सुबह वुडा द्वारा की गई इस जांच पर स्थानीय निवासियों ने सवाल उठाए हैं और कहा कि हम अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने गए थे, उसी दौरान घर किराए पर दिया हुआ है ऐसा मानकर नोटिस दे दिए गए हैं।
આ ઉડારાનો માનસિંગ તરફથી અમે કામ પરથી આ 400-500 રૂપિયા ખર્ચીને આવું છું, રહું છું, મેં આખી રાત દિવસ રહું છું। આ ઉડારા કમ હેરાન કરે, 500 રૂપિયા આપવાના છે, ચેકિંગ સીલ મારી દીધી, તમારે બહાર બેસી રહેવાનું, હવે ઉડાના ધક્કા ખાવાના, પૈસા ભરાઈ ગયા છે, દસ્તાવેજ આપી દીધું, બધું આપી દીધું। આ બિલ TP1 AP 38 છે, બિલ અર્બન રેસિડેન્સી 01, બિલ બંકોની પાછળ આવે છે। શું સવારે ઉડાની ટીમ આવી હતી, શું થયું? ઉડાની ટીમ આવીને ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે કે જે અહીંયા કોઈ ભાડેથી રહેતા હોય કે મકાન બંધ હોય, જેઓને મકાન મળ્યા છે તેમ છતાં આજે 1 વર્ષ ઉપર થવા આવ્યું પણ રહેવા નથી આવ્યા, એવાના ઘરે નોટિસ મારવામાં આવી છે। પણ એમાં કંઈક ને કંઈક એવી જગ્યા પર નોટિસો વાગી ગઈ છે કે જે લોકો રહે છે અને નોકરી ધંધે ગયા હોય તો એવાના ઘરે પણ નોટિસ વાગી ગઈ છે, દરવાજાને લોક જોઈને। હા, એટલે અને કંઈક ને કંઈક એમનો ટાઈમ એ પ્રમાણેનો હોવો જોઈએ કે જેથી કરીને મેમ્બરો એમને ઘરે મળે। હા, મકાન માલિક છે એને મકાન માલિકે જાતે જ રહેવું જોઈએ, કારણ કે ગવર્મેન્ટે જ્યારે પણ ફોર્મ ભરાયા હતા ત્યારે પણ એમાં ઉલ્લેખ કરેલો છે કે આ મકાન તમને રહેવા માટેના છે, ભાડે કે વેચાણ કરવા માટે નથી। 7 વર્ષની મુદત છે, 7 વર્ષ સુધી તમે ભાડે ના આપી શકો કે ના વેચી શકો। गुजरात के अमरेली के लेटर कांड मुद्दे खोडलधाम के ट्रस्टी समेत की अग्रणियों द्वारा पाटीदार समाज की बेटी को केस से बाहर निकलवाने की कोशिश की जा रही है। गुजरात के अमरेली में भारतीय जनता पार्टी का लेटर कांड काफी गहमा गया है। इस मामले में पकड़े गए 4 आरोपियों में एक पाटीदार समाज की बेटी भी शामिल है, जिसने सिर्फ ये लेटर अपने बॉस के कहने पर टाइप किया था। इस मामले में पाटीदार समाज के अग्रणी, खोडलधाम के ट्रस्टी, अमरेली के विधायक, सांसद, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सभी नेता पायल गोटी नामक इस युवती को केस से बाहर निकालने की मांग कर रहे थे और उसी के तहत दिन भर बैठकों का दौर जारी रहा। बीती शाम अमरेली कोर्ट में शिकायतकर्ता और पुलिस द्वारा 169 का रिपोर्ट भी कोर्ट समक्ष पेश किया गया, जिसके तहत पुलिस ने कोर्ट में स्वीकार किया है कि पायल गोटी की इस मामले में कोई बड़ी भूमिका नहीं है, ऐसे में उन्हें केस से बाहर निकाल दिया जाए। इस मामले फिलहाल मामला पेंडिंग रखा गया है और 4 तारीख को मामले पर अगली सुनवाई होगी। लेकिन आज पायल गोटी नामक पाटीदार समाज की बेटी को जमानत दिए जाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आज कोर्ट में पुलिसे BNSS ની કલમ 189 પ્રમાણે એક ક્લોઝર રિપોર્ટ રજૂ કર્યો, જેને કાયદાની ભાષામાં એમ કહી શકાય કે આરોપી વિરુદ્ધ પૂરતા પુરાવા ન હોવાના કારણે આરોપીને કોર્ટ કસ્ટડીમાંથી છોડી મૂકવા બાબતનો પોલીસનો અહેવાલ। એટલે પોલીસે આજે લેખિતમાં કોર્ટને જાણ કરી કે આ પાયલબેન ગોટી જે છે એમની આ ગુના સંદર્ભે કોઈ ભૂમિકા નથી, એમની જે કાંઈ પણ FIRમાં કે ધરપકડ કરવામાં આવી છે એ બાબતની સ્પષ્ટતા પોલીસે કરી અને પોલીસે ક્લોઝર રિપોર્ટ આપ્યો, જેના ઉપર આજે સુનાવણી થવાની હતી કોર્ટમાં। તો સુનાવણી દરમિયાન 2 કાયદાના પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થયા હતા કે આરોપી જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં એટલે કે જેલમાં હોય ત્યારે આવા ક્લોઝર રિપોર્ટની સુનાવણી કરી શકાય કે કેમ, જે બાબતનું અમે સોલ્યુશન લાવ્યા, જૂના જજમેન્ટો કાઢ્યા, જે જજમેન્ટથી એવું સાબિત થયું કે આરોપી કસ્ટડીમાં હોય તો પણ BNSS 189 પ્રમાણેનો રિપોર્ટ સાંભળી શકાય, હુકમ કરી શકાય। પણ જ્યારે જજ સાહેબ બોર્ડ ઉપર આવ્યા, સુનાવણી ચાલુ થઈ એટલે એમણે ફરિયાદીને સાંભળવા ઉપર આગ્રહ રાખ્યો કે ફરિયાદીને સાંભળ્યા પહેલાં આ ક્લોઝર રિપોર્ટ ઉપર સુનાવણી નહીં થાય। ફરિયાદી પોતે હાજર હતા, ફરિયાદીના વકીલ પણ હાજર હતા। આજની પ્રક્રિયામાં બપોરે 5 વાગે જજમેન્ટ ઉપર વાત અને હિયરિંગ ઉપર રાખવામાં આવી હતી અને પોલીસ દ્વારા અને ફરિયાદી દ્વારા આજે એફિડેવિટ સાથે અને એ 169નું એટલે કે જે દીકરી છે એના ઉપર કોઈ ગુનો બનતો નથી એવી રીતે એફિડેવિટ કરી અને પોલીસ પંચનામું રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું કોર્ટમાં। અને એ કોર્ટ દરમિયાન નામદાર જજ સાહેબે આની ઉપર હિયરિંગ 1 કલાક પછી રાખેલું હતું અને ત્યારે જે દીકરીના વકીલ છે એ કોઈ કારણોસર હાજર ન રહેતા અત્યારે 7 વાગે હિયરિંગ થયું છે અને હિયરિંગના અનુસંધાને પરમ દિવસની તારીખ નામદાર જજ સાહેબ તરફથી આપવામાં આવી છે। તમામ આધાર પુરાવો અને અરજી કરી દેવામાં આવી છે। સંદીપભાઈ કરીને કદાચ કોંગ્રેસના આગેવાન છે અને એમને આજે કોઈ કારણોસર અહીંયા કોર્ટમાં હાજરી આપવાનું વાત થઈ હતી પણ આવ્યા નહીં અને 5 વાગે આવીને કીધું કે હમણાં હું કલાકમાં આવું છું, પછી 2 કલાક રાહ જોયા પછી અત્યારે નામદાર જજ સાહેબે
પરમ દિવસની તારીખ રાખી છે. આજે આખો એવો ઘટનાક્રમ બન્યો. ઓલરેડી સેશન્સ કોર્ટમાં તો આપણે બેનની બેલ એપ્લિકેશન કરી દીધી છે, કાલે એની સુનાવણી છે. પણ અત્યારે ઘટનાક્રમ એવો છે કે ભાઈ પોલીસ જે પ્રોસિક્યુશન છે સરકાર તરફે એ લોકો 169નો રિપોર્ટ કરે છે અને એને ટૂંકમાં રિલીઝ કરવા માટેની અરજી કરે છે. ઓલરેડી રિલીઝ કરવા માટેની અરજીમાં સુરતથી જે વકીલ ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા અમારા વકીલ મિત્ર આવ્યા છે, એમના વકીલાતનામામાં સહી લેવા માટે હું એની સાથે અહીંયા જેલે આવ્યો હતો. હવે આ વકીલાતનામામાં સહી કરી દીધેલી છે બેને, અને ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા એની અત્યારે આપણે चीफ कोर्ट में रिलीज की अर्जी करवाना है। गुजरात के अमरेली में पाटीदार समाज की बेटी को न्याय दिलाने के लिए पाटीदार समाज के साथ साथ राजनीतिक दल भी आगे आए हैं। अमरेली में भारतीय जनता पार्टी के नेता को बदनाम करने के लिए लिखे गए लेटर मामले 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें पाटीदार समाज की बेटी भी थी, जिसको रिकंस्ट्रक्शन के लिए ले जाने का विरोध किया जा रहा है। पाटीदार समाज के साथ साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी मामले का विरोध किया है। इस मामले लगातार कांग्रेस पार्टी आवाज उठा रही है। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल, विधायक जिग्नेश मेवानी और महिला मोर्चा अध्यक्ष जेनीबेन ठुम्मर ने मामले की कड़ी आलोचना करते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। गत शुक्रवारे दीकरीने घरेथी रात्रे 12 ने 6 एक्ઝેક્ટ टाइम आपीश घरेथी धरपकड़ करी। आवीने सीधू पोलीसे दीकरीने पूछ्યું કે પેલો પત્રવાળો છે તે ટાઈપ કરેલો તો દીકરીએ હા પાડી, અને ઓબ્વિયસલી એને જ કરેલો હતો એટલે હા પાડીને તરત જ એને ગાડીમાં બેસાડીને દીકરીને અને એના પપ્પાને આ ઘરેથી લઈ ગયા. અને પછી બીજા દિવસથી જે પ્રક્રિયાઓ શરૂ થઈ, એક પછી એક આક્ષેપો પ્રત્યાક્ષેપો, એ બધો ભારતીય જનતા પાર્ટીનો આંતરિક મામલો છે એટલે એના ઉપર તો વધારે વાત નથી કરવી. પણ આ 4 આરોપીના જેની નામ આવ્યું એફઆઈઆરમાં, આ 4 આરોપીમાંની એક એટલે દીકરી એટલે ટાઈપિસ્ટ કે જેને 10,000 પ્રતિ મંથની નોકરી કરતી હતી એમના શેઠના ત્યાં. અને ઓબ્વિયસ છે આપના માધ્યમથી જેટલા લોકો નિહાળી રહ્યા છે, આજે અમે બધાએ સામૂહિક બાધા રાખી છે કે દીકરીને એના પરિવારને સુપ્રત કરી પછી આગળ જે પણ લોકોએ આગેવાનોએ અમને સપોર્ટ આપ્યો છે, સહકાર આપ્યો છે, આખા ગુજરાતમાં સોશિયલ મીડિયામાં ધૂમ મચાવીને લોકોએ ખૂબ બધો પ્રતિસાદ આપ્યો છે, એના માટે આભારની લાગણી પણ વ્યક્ત કરું છું. આગેવાનોએ પણ અનેક પ્રકારની જાહેરાતો કરી છે, એને પણ આભારની લાગણી વ્યક્ત કરું છું. હા, એ બહુ જ નિંદનીય ઘટના છે. ડ્રગ્સનો કાળો કારોબાર કરનારા લોકો, વિદ્યાર્થીઓનું ભવિષ્ય રોડનારા, પેપર લીક કરનારા આરોપીઓ, સાબરકાંઠામાં જેણે 6,000 કરોડનું સ્કેમ કર્યું એ લોકો, ભારતીય જનતા પાર્ટીના આરએસએસના એ માણસો જેની પર દુષ્કર્મનો આરોપ છે, આ લોકોનું સરઘસ નહીં કાઢવાનું અને અમે કેવા જબરા છીએ એવું બતાવવા ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર અને કમલમના ઇશારે એક નાના મોટા ગુનામાં પકડાયેલા આરોપીઓનું સરઘસ કાઢવાની જે વૃત્તિ છે એનો હું વિરોધ કરું છું. અને ખાસ કરીને પટેલ સમાજની અમરેલીની જે દીકરી સાથે વર્તાવ કરવામાં આવ્યો, એ અપરિણિત દીકરી સાથે વર્તાવ કરવામાં આવ્યો. આરોપી હોય તો પણ કોઈ પણ સંજોગોમાં આવું માનવ અધિકારનું ભંગ કરવું, કોઈને જલીલ કરવું, કોઈને હળધૂતના આ રીતે અપમાનિત કરવું, જેથી આખો સમાજ એની પર ફિટકાર વરસાવે, આખો સમાજ એને તિરસ્કારથી ભાવનાની રીતે જુએ, આવું કોઈનું જાહેરમાં ચિત્રણ કરવું એ સદંતર અયોગ્ય છે. ગૃહમંત્રીમાં ખરેખર પાણી હોય તો મેં કહ્યું એ પ્રમાણે ડ્રગ્સનો કાળો કારોબાર કરનારા, પરીક્ષાના પેપરો ફોડનારા અને હજારો લાખો કરોડોના સ્કેમ કરનારા જે કૌભાંડીઓ છે એના સરઘસ કાઢો તો હું માનું કે જાણું કે તું સાણો છે. गुजरात के अमरेली में एक ऐसी बेटी पाटीदार समाज की जिसका कोई कसूर नहीं था, गरीब परिवार से आती है, टाइपिस्ट का काम करती है, भाजपा के 2 गुटों की लड़ाई के बीच में एक गुट जाके वहां से उनसे सिर्फ एक कागज टाइप करवाते हैं. कौन सा गुना हो गया? क्योंकि ये भाजपा की अंदरूनी लड़ाई बाहर आ रही थी तो उसी के चलते एक निर्दोष पाटीदार की बेटी को जेल में डाला. इतना ही नहीं, जैसे कोई आतंकवादी का सीन का कोई रिकंस्ट्रक्शन करना हो उस तरह से पुलिस उसको निकाल के उसका सरघस निकालती है, रोड पे इसको घुमाती है, बेइज्जत पुलिस उसको करती है. क्योंकि भाजपा की सरकार अपने 2 गुटों की लड़ाई में अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए और एक ऐसा खौफ फैलाने के लिए कि भाजपा के गुटों के बीच में अगर कोई इधर उधर आता है
तो वो जैसे आतंकवादी हो ऐसे हम सज़ा कर सकते हैं, ये दिखाने के लिए जो किया है वो पूरा निंदनीय है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि ह्यूमन राइट कमीशन की भी ये फ़र्ज़ बनती है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, महिला आयोग स्टेट का और सेंट्रल का, इन सभी की जिम्मेवारी बनती है कि एक निर्दोष बेटी के साथ जो अत्याचार हुआ है उसके सिलसिले में ज़रूर उन्हें कदम उठाने चाहिए। VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के अमरेली में पाटीदार समाज की महिला के जुलूस मामले में आम आदमी पार्टी ने विरोध किया है। गुजरात के अमरेली में भारतीय जनता पार्टी के नेता की बदनामी करने के लिए लेटर वायरल करने के मामले में तुल पकड़ा है। इस मामले 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें एक महिला भी है। पाटीदार समाज की इस महिला को साथ रखकर किए गए रिकंस्ट्रक्शन का लगातार विरोध हो रहा है। इस मामले आम आदमी पार्टी ने अमरेली के SP कार्यालय में आवेदन देकर इस तरह की घटना फिर से रिपीट न हो ऐसी मांग की है। ગુજરાતના સર્વ સમાજ વતી તમામ જ્ઞાતિ વતી ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા તરીકે હું, અમારા રાજુભાઈ કરપડા અને અમારા રાજુભાઈ બોરખતરિયા સહિતના તમામ આગેવાનો ભેગા મળી તમામ જ્ઞાતિ વતી બહેનો દીકરીઓના પ્રશ્ન બાબતે અમરેલીના SP સાહેબને મળી અમે રૂબરૂ રજૂઆત કરેલ છે। આજના રજૂઆતના મુખ્ય મુદ્દામાં સૌથી પહેલાં જે પાટીદાર સમાજની બેન દીકરી, આમ તો ગુજરાતની દીકરી છે પણ હવે સોશિયલ મીડિયામાં છવાઈ ગયું છે કે પાટીદાર છે એટલે
એ દીકરીનું જે સરઘસ કાઢવામાં આવ્યું, રાત્રે 12 વાગે ઊંઘમાંથી જગાડી અને પોલીસ સ્ટેશને લઈ જવામાં આવ્યા, એમના પરિવારને માનસિક ત્રાસ આપવામાં આવ્યો અને આ તમામ ઘટનાની અંદર જે દીકરીની બેઇજ્જતી થઈ, આત્મસન્માન ગંવાણું, એ બાબતે એસપી સાહેબને અમે ભારપૂર્વક રજૂઆત કરી છે કે જે પોલીસ અધિકારીઓએ જે લોકોના કહેવાથી આ દુષ્કૃત્ય કર્યું છે, દીકરી સાથે અન્યાય કર્યો છે, એની ઉપર તાત્કાલિક વહેલી તકે પગલાં લેવામાં આવવા જ જોઈએ. કારણ કે આ ઘટના સભ્ય સમાજમાં માન્ય ઘટના નથી. આ વસ્તુ ક્યારેય યોગ્ય નથી. અને બીજી વાત કે ગઈકાલે પોલીસે પણ અદાલતમાં કબૂલ્યું, રિપોર્ટ આપ્યો છે. એ રિપોર્ટમાં એવું લખ્યું છે કે દીકરી વિરુદ્ધ પૂરતા પુરાવા નથી. જો દીકરી વિરુદ્ધ પૂરતા પુરાવા નથી તો એ પહેલા જ દિવસથી નહીં હોય. એવું તો નથી કે 4 દિવસ પછી પુરાવા ખલાસ થઈ ગયા, એના પહેલાં હતા. પહેલા જ દિવસથી પુરાવા ન હતા એવું જાણવા છતાં એટલા દિવસ સુધી દીકરીને જેલમાં પુરાવાનું કામ કર્યું, રિમાન્ડ લીધા, સરઘસ કાઢ્યું અને અંતે જ્યારે આખા ગુજરાતને આ ખેલ ખબર પડી ગઈ, નેતા પોલીસનો ખેલ ખબર પડી ગયો, ત્યારે પોલીસે ખુદ સામે ચાલી કોર્ટમાં લખીને આપ્યું કે દીકરી વિરુદ્ધમાં કોઈ પુરાવા નથી. અમરેલીની જે પાટીદાર સમાજની દીકરી સાથે જે પોલીસે બિહેવિયર કર્યો, જે ખરેખર નિંદનીય બાબત છે અને આખા ગુજરાતમાં આજે ચર્ચા થાય છે કે એક કુંવારી દીકરીને સરઘસ કાઢવામાં આવ્યું. ભૂતકાળમાં પણ આ કોઈ પહેલી ઘટના નથી. અમરેલી પોલીસ દ્વારા ભૂતકાળમાં પણ રિકન્સ્ટ્રક્શનના બહાના હેઠળ અનેક આરોપીઓના વરઘોડા કાઢવામાં આવ્યા છે. વરઘોડાના બહાને અમને એવી પણ આજે ફરિયાદો મળી છે કે વરઘોડાના બહાને અમુક રકમો પણ આરોપીઓ પાસેથી વસૂલવામાં આવે છે. તો ખરેખર જ્યારે આવી કોઈ ઘટના ઘટતી હોય તો અમુક જે કર્મચારીઓ છે જે ખાખીને દાગ લગાવે છે, જેવી રીતે કોર્ટમાં પોલીસે સ્વીકાર્યું કે પાટીદાર સમાજની દીકરી જેનો વરઘોડો કાઢવામાં આવેલો, આ દીકરી વિરુદ્ધ પૂરતા પુરાવા નથી, તો હવે એ દીકરીને આજ દિવસ સુધી કુંવારી દીકરીને જેલમાં પૂરવામાં આવી તો એ દીકરીની ઇજ્જત આબરૂ કોણ પાછી લાવશે? પૂરતા પુરાવા નહોતા તેમ છતાંય દીકરીનું વરઘોડો કાઢવામાં આવ્યું, જેલમાં ધકેલવામાં આવી. તો જે પુરાવા વગર જે અધિકારીઓએ કામ કર્યું છે, આ અધિકારીઓ પર કાર્યવાહી ક્યારે કરવામાં આવશે? ભૂતકાળમાં લુહારા ગામની પણ આ ઘટના બનેલી. એક બહેનને જેલમાં પૂરવામાં આવ્યા, ત્યાર પછી આવી જ રીતે આક્રોશ ફાટી નીકળ્યો અને હેમુબેનની ન્યાય મળે એના માટે CID તપાસની વાતો કરવામાં આવેલી, કમિટમેન્ટ આપવામાં આવેલું. આજ દિવસ સુધી તપાસના નામે મીંડું છે. અમરેલી પોલીસ દ્વારા શા માટે વારંવાર આવા પ્રકારના કૃત્ય કરવામાં આવે છે? કોનો હાથો બનીને કામ કરે છે? આ ઘણા બધા સવાલો છે. અમરેલી લેટરકાંડનો જે બનાવ બન્યો, ત્યાં એક સામાન્ય વર્ગના કોમ્પ્યુટર ઓપરેટરને અરજી ટાઈપ કરવાના આરોપી બનાવીને એમનો જાહેરમાં પોલીસ દ્વારા વરઘોડો કાઢવામાં આવ્યો. ત્યારે આ ગુજરાતની સરકાર, ગૃહમંત્રી અને એમની પોલીસના આ બુદ્ધિના પ્રદર્શનનો અમે સખત શબ્દોમાં વિરોધ કરીએ છીએ. આ દીકરી એના પરિવાર સાથે અમે છે. સાથે ગત રોજના સુરત ખાતે અમારી મહિલા કોર્પોરેટરો અને ત્યાંના આગેવાનોએ આ પાયલબેનના વરઘોડાનો વિરોધ નોંધાવ્યો. ત્યારે ગૃહમંત્રીના ઇશારે સુરત પોલીસે એમની પર ખોટી FIRઓ કરી, એમને જેલમાં પૂરવી દેવામાં આવ્યા છે. ત્યારે અમે ગૃહમંત્રીને કહેવા માંગીએ છીએ, ખોટી શોબાજી કરવાના બદલે, ખોટી શેખીઓ મારવાના બદલે, જે ગુજરાતમાં નકલી PMO CMO અધિકારીઓ પકડાય છે, નકલી જજ પકડાય છે, નકલી કચેરીઓ, નકલી કોલેજો, નકલી શાળાઓ પકડાય છે, એમના પર તમે ક્યારે કાર્યવાહી કરવાના છો? ભૂપેન્દ્રસિંહ ઝાલા જે 6000 કરોડનું કૌભાંડ કરીને બેઠા છે, એનો વરઘોડો તમે ક્યારે કાઢવાના છો? ત્યારે બુટલેગરો હોય, ભૂમાફિયા હોય કે બળાત્કારીઓ હોય, ગુજરાતમાં બેફામ બન્યા છે. મહિલાઓ સુરક્ષિત નથી, બાળકીઓ સુરક્ષિત નથી અને આવી દીકરી જે કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર હતી એનો વરઘોડો કાઢીને આ નમાલી સરકાર, નમાલા ગૃહમંત્રી શું સાબિત કરવા માંગે છે? જો ગૃહમંત્રીને ગુજરાતનો કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાતી ન હોય तो गृहमंत्री राजीनामું આપી દે એવી અમે માંગ કરીએ છીએ. गुजरात के वडोदरा में फिर एक बार वासना ब्रिज का विरोध स्थानीय निवासियों द्वारा विधायक की अगुवाई में किया गया. वडोदरा के वासना 4 रास्ता निकट ओवर ब्रिज बनाने की योजना वडोदरा महानगर पालिका द्वारा बनाई गई है, जिसका स्थानीय निवासी विरोध कर रहे हैं. इस मामले अकोटा विधानसभा के विधायक चैतन्य देसाई को साथ रखकर फिर एक बार स्थानीय निवासियों ने मामले पर आपत्ति जताई है. विधायक चैतन्य देसाई के साथ मिलकर सिटी इंजीनियर अल्पेश मजूमदार को फिर एक बार सर्वे करवाने की मांग करते हुए वहां ब्रिज की जरूरत नहीं होने की बात
स्थानीय निवासियों ने कही है। સ્થાનિક લોકોનો જે પ્રશ્નો હતા એનો ઉકેલ કાઢવા માટે એમને અહીંયા લઈ આવ્યા હતા. આજે પણ એ જ રીતે એમને જે થોડું ઘણું જે સ્ટડી કરીને રાખ્યું છે, એમની સાથે એક આર્કિટેક્ટ બેન પણ છે, એમને જે સ્ટડી કર્યો એમને કહ્યું કે ભાઈ આ બ્રિજ બનવો જોઈએ કે નહીં બનવો જોઈએ, મોટો પ્રશ્ન હતો. એટલે એ સંદર્ભે સિટી એન્જિનિયર શ્રી અલ્પેશભાઈ સાથે વાત થઈ. સામસામે દરેક જૂથે વાત કરી અને ફરી કંઈક નાનું મોટું કંઈક સર્વેનો વિષય છે એ કરીને પાછા અલ્પેશભાઈ પાસે મળવા આવશે એવી વાત છે. એટલે ત્યાં આપણે આમાં એમિકેબલ સોલ્યુશન લાવવાની વાત છે કે સ્થાનિક લોકોનો વિરોધ છે કે આ બ્રિજ ન થવો જોઈએ, સરકારનું કહેવું છે કે બ્રિજ થવો જોઈએ. સરકાર બી કંઈક વિષય સમજીને જાણીને જ આ નિર્ણય પર આવ્યા છે. એટલે બેઉ તરફે એક સમજૂતી થાય અને એક વિન વિન સિચ્યુએશન મેં પહેલા કહ્યું એ રીતે ફરી આપણે વિન વિન સિચ્યુએશન તરફ જ વધીએ એ પ્રકારની એક ઈચ્છા અને એ પ્રકારની કામગીરી હાથમાં ધરીને હમણાં પાછા અમે सिटी इंजीनियर श्री મળવા આવ્યા હતા. कलानगरी वडोदरा में स्टूडियो पॉटर मार्केट का आयोजन किया गया है, जहां मिट्टी से बनी वस्तुएं प्रदर्शित की जा रही हैं। वडोदरा के स्प्लेटर स्टूडियो में 3 से 5 जनवरी 2025 तक चल रहे स्टूडियो पॉटर मार्केट में देश भर के कुशल कुम्हारों द्वारा निर्मित मिट्टी की अनोखी कलाकृतियां प्रदर्शित की जा रही हैं। इस प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार की हस्त निर्मित वस्तुएं शामिल हैं, जैसे सुंदर झुमके, आकर्षक अंगूठियां, पारंपरिक घड़े और अन्य सजावटी सामान। प्रत्येक वस्तुओं में कलाकारों की सृजनशीलता और परंपरागत शिल्प कौशल की झलक मिलती है। ये प्रदर्शनी कला और संस्कृति के संगम का उत्सव है, जो स्थानीय और राष्ट्रीय कलाकारों को एक मंच प्रदान करती है। वडोदरा, जिसे कला नगरी के नाम से भी जाना जाता है, इस शहर के हर कोने में कला का एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। चित्रकला हो, रंगमंच हो या हस्तकला, ये शहर कलाकारों की धड़कनों से बसा हुआ है। और आज हम आपको एक ऐसी ही कला से रूबरू करवाएंगे जो मिट्टी को आकार देती है, उसमें जान डालती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पॉटरी की कला के बारे में। पॉटरी की कला सिर्फ एक शिल्प नहीं है, बल्कि ये हमारी संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। और इसी के चलते इस वक्त हम वडोदरा के टेबल स्प्लैटर स्टूडियो में मौजूद हैं, जहां 3 से 5 जनवरी तक स्टूडियो पॉटरी मार्केट नामक एक प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि इस एग्जीबिशन में देश भर से कलाकार अपने शानदार और अनोखे कलाकृतियों का प्रदर्शन करेंगे। तो आइए आपको जोड़ते हैं इस एग्जीबिशन से और दिखाते हैं इस एग्जीबिशन के कुछ खास झलक। इस वक्त हमारे साथ तेजल अमीन जी मौजूद हैं, जो आज के इस प्रदर्शन में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में पधारे हैं। तो आइए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि उनका क्या विचार है आज के इस खूबसूरत प्रदर्शन को लेकर। तो मैम, सबसे पहले बताइए कैसा महसूस हो रहा है आपको आज? आपने देखा कि कितनी खूबसूरत कला का प्रदर्शन इधर किया गया है, तो क्या विचार है आप? देखिए, जब भी कुछ सुंदर देखते हैं तो मन भर जाता है, आनंद से भर जाता है। और ये जो स्टूडियो पॉटर्स मार्केट नेहल रच ने क्यूरेट किया है स्प्लैटर स्टूडियो में, उसमें बाहर से काफ़ी सारे आर्टिस्ट आए हैं, ट्रेंड, सेल्फ टॉट और तरह तरह की बहुत अलग अलग, हर एक की एक डिस्टिंक्टिव स्टाइल है पॉटरी की, और बहुत अलग अलग चीज़ें भी देखने मिल रही है। और इतनी सुंदर चीज़ें हम हमारे जीवन में, हर रोज़ के जीवन में यूज़ करें, इनकॉर्पोरेट करें तो जीवन सुंदर बन जाता है। बहुत ही सुंदर एग्जीबिशन है। और आज के इस एग्जीबिशन में कोई ऐसी कलाकृति जिसने आपको ख़ास तौर पर प्रभावित किया हो? मेरे हिसाब से तो हर एक पॉटर की, हर एक आर्टिस्ट की खूबी है। और मुझे सबसे टच ये करता है कि जो हर रोज़ की यूज़ की जो चीज़ें हैं बहुत सुंदर तरह से बनाई है। वो फिर पॉट्स हो, वाजेस हो, प्लेटर्स हो, बोल्स हो, ज्वेलरी हो, टी लाइट्स, टी होल्डर्स,
हैंड बैग्स, अलग अलग तरह की, और कोई चीज़ें जो डेकोरेटिव है वो भी बहुत ही हटके, बहुत सुंदर है, बर्ड्स है, बहुत ही सुंदर चीज़ें आज देखने को मिल रही है। आपको लगता है कि पॉटरी जैसी कला को और बढ़ावा देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक पारंपरिक कला है हमारी, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पॉटरी एक हम पारंपरिक है और हमारे जीवन के साथ बहुत जुड़ी हुई है, और इसे एक आर्ट फॉर्म की तरह अभी हम देख रहे हैं, और इसे बढ़ावा मिलना चाहिए, हमें यूज़ करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हम मशीन मेड चीज़ें यूज़ करते हैं, सेरामिक्स हो या ग्लास हो, तो ये चीज़ें यूज़ करने से हमारे जीवन में सुंदरता आती है, और एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन हमारे जीवन में आ जाता है, तो वो बहुत ही एक अच्छी बात है। इस वक्त हमारे साथ मीना जी मौजूद हैं जो इस आयोजन के ऑर्गेनाइज़र हैं, और हमारे साथ नेहल जी भी मौजूद हैं जो इस आयोजन को जिन्होंने क्यूरेट करा है। तो आइए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं इस आयोजन के बारे में क्या खास है। तो मैम, सबसे पहले ये बताइए कि मुख्य उद्देश्य क्या है इस एग्जीबिशन का? बड़ौदा हमारी कला नगरी है, यहाँ के लोगों को कला के बारे में बहुत समझ है और बहुत सपोर्टिव भी हैं। आज यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज हुआ है, यहाँ पे कुछ 25 आर्टिस्ट्स हैं जो बाहर से आए हैं, अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, और हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि बड़ौदा निवासी आएंगे, इन्हें अप्रिशिएट करेंगे, देखेंगे और उस प्रोत्साहन देंगे। कैसी एक्सपेक्टेशन है आपकी लोगों की तरफ से, कि कैसी प्रतिक्रिया आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मुझे पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है कि एक बार वो आएंगे और देखेंगे, दे विल इमेंस इन इट सो मच, और इतना मज़ा आएगा उन्हें ये देख के कि आकर ही पता चलेगा उन्हें। आई एम एक्सपेक्टिंग देम टू टर्न अराउंड, कम ओवर, हैव अ लुक एंड एन्जॉय द शो। इट इज़ एन आई कैंडी, इट इज़ ब्यूटिफुल। यहाँ पर जो आज कलाकार आए हैं, उनका चयन आपने किस प्रक्रिया के माध्यम से किया? एक्चुअली इस माध्यम में बहुत लोग काम कर रहे हैं पूरे इंडिया में। तो जैसे मान लीजिए कि 1000 से ऊपर लोग अगर काम कर रहे हैं, तो जब हम लोग सिलेक्शन होता है, ये प्रक्रिया शुरू होती है, तो वो लोग अपना एप्लीकेशन भेजते हैं, जैसे अपने काम के इमेजेस वगैरह, और हम लोग उसमें से उस हिसाब से सिलेक्ट करते हैं कि हर एक का काम एक अलग टाइप का हो। मतलब माध्यम एक ही है, लेकिन उसका जो जिस तरह का काम वो लोग करते हैं वो हर एक का अलग अलग है। एक ये मिट्टी का काम है, चूँकि ये मिट्टी का काम है, तो मिट्टी के काम में एक तरह की हाथ की सफाई होनी चाहिए, वो भी ज़रूरी है। तो हर एक का अपने तरह का काम हो, लेकिन मिट्टी का काम बहुत साफ़ तरीके से कर रहे हो। बस ये 2 चीज़ें हम ध्यान में रखते हैं सिलेक्ट करते समय। और बड़ौदा में बहुत कलाकार हैं जो काम करते हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं कि जिस तरह का काम यहाँ रेगुलर ना देखने मिलता हो, तो उस तरह का नया काम लाए, ताकि जो ऑडियंस है हमारी, जो बड़ौदा के देखने वाले हैं, वो एक नए किस्म का काम देख पाए। तो जब हम सिलेक्ट करते हैं तो ये प्रक्रिया में ये 2-3 चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। इस एग्जीबिशन में कितने कलाकारों ने पार्टिसिपेट करा? 25 कलाकारों ने पार्टिसिपेट किया है, उसमें से सिर्फ 2 बड़ौदा से हैं, बाकी सब लोग अलग अलग शहर से आए हैं, जैसे भोपाल है, इंदौर है, गुड़गांव है, पौंडीचेरी है, बॉम्बे है। तो 25 ये सारे लोग अपना अपना काम लेकर आए हैं, और यहाँ 3 दिन अपना काम यहाँ एग्जीबिशन में रखेंगे। और मतलब देखने वालों के पास पूरे 3 दिन हैं कि वो किसी भी वक्त सुबह 10:30 से शाम को 7:30-8 बजे तक आके ये देख पाएँ। इस वक्त हमारे साथ साध्वी जी मौजूद है, जो एक कलाकार है और ख़ास दिल्ली से यहाँ पर आए हैं आज के इस एग्जीबिशन में अपनी कला को प्रदर्शित करने के लिए। तो आइए उनसे जुड़ते हैं। तो मैम, सबसे पहले ये बताइए कि आपके आज के इस कला में सबसे खास क्या है और उसके पीछे की कहानी क्या है? तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मुझे फूलों का बहुत शौक है, और मेरे पास सारी की सारी कलेक्शन आप
गार्डन से इंस्पायर्ड दिखेंगे, चाहे वो फूल हो, चाहे वो बटरफ्लाइज हो। और सिंस मैं एक पॉटर हूँ तो मैंने कप एंड सॉसर वाले ईयरिंग्स भी बनाए। ये मेरे खास ईयरिंग्स है, मैंने ये खुद भी पहन रखे हैं, आप देख सकते हैं। ये मेरा अपना एक यूनिक डिज़ाइन है। और फूल मुझे खूब बहुत ज़्यादा पसंद है, इस करके ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइंस पे मैं फ्लावर्स का इस्तेमाल करती हूँ। कितनी मेहनत लगती है इन सारी चीज़ों को तैयार करने के लिए? एक्चुअली सच बताऊं तो मेहनत लगती ही नहीं है, क्योंकि मुझे केक खुद बनाना बहुत पसंद है। और ये ऐसी चीज़ है जैसे हम जिसको साइकिलिंग का शौक है वो साइकिलिंग करने जाता है, गार्डनिंग का शौक होता है वो गार्डनिंग करने जाता है। मुझे इसी चीज़ का शौक है, तो ये मुझे मेहनत नहीं, मुझे एक्चुअली में मज़ा आता है करने में। फिर भी कौन कौन सी ऐसी चुनौतियाँ होती हैं जो आपको कभी बनाते वक्त फेस करना पड़ता हो? तो मिट्टी के काम में ऐसा है कि लास्ट मिनट तक, इनफैक्ट बनने के बाद तक, ये एक चीज़ ऐसी है जो कभी भी बिगड़ सकती है, कभी भी टूट सकती है। तो जब से हम मिट्टी को बैग से निकालते हैं और जब टेबल पे जब तक ये पहुंचता है, हर एक स्टेज पे इसका मतलब ये टूट सकता है। अभी हमारे साथ भान सिंह जी मौजूद हैं जो खास राजस्थान से आए हैं, और आपको बता दें कि इनकी खास बात ये है कि ये सदियों से पॉटरी की इस कला में अपना योगदान दे रहे हैं। तो आइए उनसे जुड़ते हैं। तो सर, सबसे पहले ये बताइए कि आज आपके इस एग्जीबिशन में सबसे खास चीज़ क्या है? मैडम जी, मेरे इस एग्जीबिशन में नंबर एक तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं राजस्थान भरतपुर से आया हूँ जी, और मेरा ये खानदानी काम है जी। मेरे जो पूर्वज जितना भी जो काम है सबसे पूर्वजों से मैं करता आया हूँ जी। तो इसमें खास बात ये है जी, जो मिट्टी के खाने में, जो मिट्टी की चीज़ बर्तन में जो बनाई हुई चीज़ है, आपका जो सब्जी है, भोजन है, वो पौष्टिक आहार। जैसे कि पहले जो ज़माने में लोग बाग मिट्टी में खाते थे, तो वो बहुत दिन ज़्यादा उनके शरीर में कोई बीमारी ना घुसना और अच्छे स्वस्थ रहना और ज़्यादा जीना। तो अब आजकल लोग बाग जैसे कि उसमें खा रहे हैं, जो उसमें खाते हैं कि जो स्टील वगैरह है, उनसे सारी बीमारी पैदा हो रही है। तो जैसा कि आपने देखा कि आज के इस एग्जीबिशन में हर एक पॉटरी पीस में कलाकारों की कहानियां और भावनाएं छुपी हुई थी। और अगर आप भी इस मिट्टी के जादू को महसूस करना चाहते हैं तो 3 से 5 जनवरी के बीच में इस एग्जीबिशन में एक बार ज़रूर विजिट करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी आंखों को नहीं भाएगा बल्कि आपके दिल को भी छू जाएगा। और ऐसे ही अद्भुत कलाकारों और कला से रूबरू करने के लिए देखते रहिए VNM TV। वडोदरा के कारेली बाग में VIP रोड पर स्थित ब्राइट प्ले सेंटर में सीनियर KG के बच्चों को मंच देने के लिए खास स्टेज शो आयोजित किया गया। गुजरात के वडोदरा के VIP रोड पर ब्राइट स्कूल है। ब्राइट स्कूल के सीनियर KG के बच्चों द्वारा वतन विषय पर सुंदर स्टेज शो की प्रस्तुति दी गई। माता और जन्मभूमि स्वर्ग के समान सुख की अनुभूति करवाती है। बच्चों को भारतीय संस्कृति और सभ्यता सिखाने के लिए और साथ ही कई भाषा, कई धर्म, कई वेशभूषा, प्रकृति की विविधता, ये सारी चीजें छोटे छोटे बच्चों को सिखाने के लिए ये विशेष आयोजन किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने सुंदर प्रस्तुतियां देते हुए अद्भुत समा बांधा। इस मौके पर ब्राइट प्ले सेंटर की मैनेजिंग ट्रस्टी शेरवी भायाणी, कल्पना पंचाल, रीटा मैडम समेत के शिक्षक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। साथ ही छात्रों के अभिभावकों ने भी मौके पर मौजूद रहकर वतन नामक स्टेज शो का आनंद लिया। आज ब्राइट प्ले सेंटर कारेली बाग में सीनियर KG के बच्चों का प्रोजेक्ट था। एज द टॉपिक सजेस्ट वतन, ये हमारे इंडिया के कल्चर, डाइवर्सिटी, हेरिटेज के बारे में था। बहुत ही सुंदर डांस परफॉर्मेंसेस और डायलॉग्स बच्चों ने प्रेजेंट किए स्टेज पर। देश हमारा रंगीला से लेकर
सॉन्ग्स ऑन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, हमारे किसान जो मेहनत करते हैं, सब कुछ हर अलग अलग फ्लेवर्स ऑफ इंडिया उन्होंने स्टेज पे अच्छे से दर्शाया। बहुत ही ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम्स और मेकअप में उन्होंने प्रेजेंटेशन किया और काफ़ी नंबरों में हमारे साथ पेरेंट्स भी जुड़े थे। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। कला नगरी वडोदरा में एक अनोखी प्रदर्शनी स्क्रिप्टिंग द पेपर का आयोजन किया गया। ये प्रदर्शनी कागज को कला का नया आयाम देने वाली अद्वितीय रचनाओं का प्रदर्शन करेगी, जहां साधारण कागज को कलाकार अशोक पंचाल ने अपनी कल्पना शक्ति और मेहनत से सजीव आकृतियों में बदल दिया है। जानवरों और पक्षियों की आकृतियां, वो भी हाथ से बने कागज का इस्तेमाल करके कला के प्रति उनकी निष्ठा और मेहनत को दर्शाती है। एक एक आकृतियों को बनाने में 2-3 महीनों की कड़ी मेहनत लगी है, जो इस प्रदर्शनी को और भी खास बनाती है। ये प्रदर्शनी न केवल कागज की ताकत दिखाती है, बल्कि ये संदेश देती है कि साधारण चीजों में भी असाधारण सुंदरता छिपी होती है। कागज़ हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम रोज देखते हैं, रोज इस्तेमाल करते हैं, चाहे फिर वो किताब हो या अखबार। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा कागज़ कला का एक अद्भुत रूप भी ले सकता है? जी हाँ, कागज़ जो हमारी सोच और कल्पनाओं का आधार बनता है, जब किसी कलाकार के हाथ में पहुंचता है तो वो सिर्फ एक साधारण सा कागज़ नहीं रहता है, बल्कि एक कहानी बन जाता है और एक जीवित मूर्ति बन जाता है। और इसी के चलते वडोदरा में 3 से 5 जनवरी तक अशोक पंचाल जी के द्वारा, जो एक अद्भुत कलाकार हैं, एक अनोखी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है जिसका नाम है स्कल्पटिंग द पेपर। इस एग्जीबिशन में अगर आप आएंगे तो आप चारों तरफ ये देखेंगे कि कागज़, एक साधारण सा कागज़, उसे एक कला के अनोखे रूप में ढालने की कोशिश की गई है। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस एग्जीबिशन के कुछ खास झलक। इस वक्त हमारे साथ अशोक पंचाल जी मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी अद्भुत कला के माध्यम से कागज में जान डाली है। तो आइए इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं इस कला के बारे में विस्तार से। तो सर, सबसे पहले हमें ये बताइए कि इस कला की शुरुआत कैसे की आपने और किस तरह से की? कला की शुरुआत तो ऐसा है, मैं छोटा स्कूल में था तब से स्केच वगैरह सब बनाते जाता था। फिर धीरे धीरे जब मैं नौकरी पे लगा उसके बाद ये सब दिमाग से निकल गया। सब नौकरी के बीच में फैमिली के पीछे सब काम करना चालू हुआ। अब जब रिटायरमेंट पास में आया तब सोचा कि अब मेरे लिए वापस कुछ करूँ। तो और मैं पेपर के साथ में कुछ न कुछ बनाता था, खेलता था, कुछ भी मॉडलिंग करता था। वो सब बनाते बनाते मैंने सोचा कि नहीं, कुदरत की कोई चीज़ से बना है। तो मैं पक्षी, जो जितने पंछी है, ये अपने गाय वगैरह, तो आप जितने भी देखते हो एनिमल्स वगैरह, तो मैं बहुत ध्यान से देखता था। फिर डिस्कवरी के अंदर भी उसको बहुत ध्यान से देखता था। उनके जो फर है, ये वो सब देख के मेरे को लगा कि नहीं है, इसमें से कुछ बनाना चाहिए करके। और ऐसा मेरे को याद है वहाँ तक कि ये पेपर आर्ट वाला बहुत कम है, किसी को मैंने देखा नहीं है। तो मैंने सोचा चलो पेपर आर्ट में कुछ आजमाइश की जाए। और उसके अंदर मैं खेलते खेलते फिर एक एक चीज़ बनाते गया। और इस तरह आपने आज देखा है, इतना सवेरा एक क्रिएशन मैंने किया है। तो आज की इन रचनाओं में से सबसे खास रचना आपकी कौन सी है? ये तो बताना बहुत मुश्किल है कि खास रचना, क्योंकि मैंने सब वैरायटी में अलग अलग रचना बनाई है। बर्ड भी बनाए वैरायटी के, हॉर्सेस बनाए, गर्ल्स बनाए, अलग अलग है। एक विषय अलग अलग ले लेके मैं बनाता हूँ।
तो मेरे लिए तो जो चीज़ मैं बनाता हूँ पूरा दिल से बनाता हूँ, मेरे लिए सभी चीज़ प्रिय ही रहती है। जिस तरह अपने बच्चे हर एक माँ बाप को दोनों हो गए, तीन हो गए, तीनों तीन प्रिय रहते हैं, उसी तरह ये है। ये आपके लिए एक आर्ट फॉर्म है या किस नज़रिए से आप इस कला को देखते हैं? मैं रिटायरमेंट होने के बाद टाइम पास मेरे लिए एक टाइम का अच्छा एक उपयोग करके और कुछ ऐसा करूं ताकि एक समाज में भी ये चीज़ आए और कुछ बातों को याद करके नहीं ये आर्ट फॉर्म किसी ने किया था करके, क्योंकि ये पेपर आर्ट पूरे गुजरात में तो कोई अभी तक मैंने सुना नहीं कि बनाया हो किसी ने, और ना ही देखा है मैंने। तो वो हिसाब से मैं ये काम कर रहा हूँ। और कितनी मेहनत लगती है इसे तैयार करने में और कैसी कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है इसे बनाते वक्त? चुनौतियों का सामना तो घर से ही करना पड़ता है। टाइम से खाना नहीं खा पाता हूँ तो गाली सुननी पड़ती है, मतलब बोलते ही है भाई टाइम से खा लो, क्योंकि जब मैं काम करने बैठता हूँ फिर मुझे ध्यान नहीं रहता कि टाइम क्या, घड़ी का कांटा कहाँ जा रहा है। कभी एक टाइम बैठ जाता हूँ, इतना धुन लग जाता है कि 8 बजे का खाना कभी कभी मैं 10 बजे भी खाता हूँ। मतलब इतना कॉन्सेंट्रेटली में मेरा काम करने का तरीका है, वो दिल से काम करता, खो जाता हूँ इस काम में। तो चुनौती तो घर में ही आती है जब घर में बैठा हूँ तो, रिटायरमेंट के बाद, बस वही है और कुछ नहीं। बहुत ही अनोखा आर्ट फॉर्म है ये, तो इसको और बढ़ावा देना चाहिए आपके विचार से? बिल्कुल बढ़ावा देना चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि अभी मेरे माध्यम से कोई और भी सीखे। इसके लिए हम आगे सोच रहे हैं गैलरी वाले के आगे कुछ क्लासेस चलाए, उसके बारे में वो बातचीत चालू है। तो जैसा कि आपने मेरे साथ देखा कि किस तरह से अशोक जी ने महज कागज़ के टुकड़ों से ये अद्भुत कला का प्रदर्शन किया और किस तरह से उन्होंने कागज़ को अपने हाथों से जीवित किया। और यहाँ के हर एक कला में एक अलग कहानी है, एक अलग भावना जुड़ी हुई है। और अगर आप भी इस अद्भुत एग्जीबिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो 3 से 5 जनवरी के बीच में यहाँ पर ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि ये आपको एक अनोखा एक्सपीरियंस देगी और इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया, काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit.
गुजरात के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी में सर सयाजीराव गायकवाड़ की डायमंड जुबली के मौके पर पुष्पांजलि की गई। वडोदरा में एमएस यूनिवर्सिटी द्वारा सर सयाजीराव डायमंड जुबली के मौके पर साइंस फैकल्टी में समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें यूनिवर्सिटी के चांसलर राजमाता शुभांगिनी देवी राजे गायकवाड़, वाइस चांसलर डॉक्टर विजय कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार डॉक्टर के.एम. चुडासमा, साइंस फैकल्टी डीन हरि कटारिया, अलग अलग फैकल्टी के डीन समेत के प्रोफेसर उपस्थित रहे। इस मौके पर सर सयाजीराव की प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए विभिन्न कार्यक्रम के आयोजन किए गए। डायमंड जुबलीना वर्षगांठ छे એટલે અમે મહારાજા સાહેબના સ્ટેચ્યુને હાર ઘાલવા અને પછી એમને યાદ કરવા માટે આ બધા લોકો યુનિવર્સિટીના ડીન્સ, વાઇસ ચાન્સલર, રજિસ્ટ્રાર, બધા સિનિયર સ્ટાફ મેમ્બર્સ અહીંયા ઉપસ્થિત છે। સાયન્સ ફેકલ્ટીમાં છે એટલે સાયન્સ ફેકલ્ટી એમાં પુડાકાર લીડ લે છે। આજ બહુ સુંદર રીતે તમને ફોટો લીધા થશે કે સજાવટ કરી છે મહારાજા સાહેબને સ્ટેચ્યુને। અને આજનો એક દિવસ એવું છે કે એમને ફક્ત યાદ નહીં કરવાનું, પણ એમને જે સિદ્ધાંતો હતા, એમને જે વિઝન હતા, એ બધું યાદ કરીને આપણા યુનિવર્સિટી એમાં વ્યવસ્થિત રીતે ચાલે, એ જ અમારા ધ્યેય છે। મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડના ગોલ્ડન જુબલી સેલિબ્રેશનની ઉજવણી કરી રહ્યા છે। મહારાજા સયાજીરાવ જેમનું કે આપણે બેટી બચાવો બેટી બઢાઓ આંદોલન તો હમણાં શરૂ થયું, પણ મહારાજા શરૂઆતથી જ એ બાબતમાં ખૂબ જ એટલે ધ્યાન આપીને છોકરીઓની શિક્ષા કેવી રીતે વધારે આપી શકાય એ બાબતમાં બહુ જાગૃતતા સાથે રાખ્યું હતું। એના પરિણામ સ્વરૂપ આજે પણ એમએસ યુનિવર્સિટીમાં 60% વધારે જે સંખ્યા છે એ અમારી બેટીઓની છે અને એ લોકો ખૂબ જ સારા પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે। મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડ જેના કે આપણે શાસનના સુશાસનના આપણે કહીએ કે ડાયમંડ જુબલી યરનું સેલિબ્રેશન દર વર્ષે 3 જાન્યુઆરી આપણે સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ। એ જ ક્રમમાં આ વર્ષે પણ મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી ઓફ બડોદરા તરફથી મહારાજા સયાજીરાવના સુશાસનના બધાએ ફૂલહાર અર્પિત કરીને મહારાજાને પ્રતિ કૃતજ્ઞતા જાહેર કરી અને સાથે સાથે મહારાજાના જે સુશાસન હતા એને અમે લોકો કેવી રીતે એડોપ્ટ કરી શકીએ અને એ શાસનને કેવી રીતે અમે લોકો એમએસ યુનિવર્સિટીમાં પણ લાગુ કરી શકીએ એ બાબતમાં અમે લોકો ખૂબ જ ગંભીરતાપૂર્વક વિચાર કરી રહ્યા છે અને આવતા વર્ષોમાં એમએસ યુનિવર્સિટીને કેવી રીતે સિદ્ધિઓના શિખર ઉપર લઈ જઈએ એ બાબતમાં પણ ખૂબ ગંભીરતાપૂર્વક એમએસ યુનિવર્સિટી અને અમારા ચાન્સલર મેડમ શ્રીમતી શુભાંગી રાજે ગાયકવાડજીના માર્ગદર્શનમાં અમે લોકો खूब सारी रीते ए दिशा में आगे बढ़ी रहा है। गुजरात के वडोदरा के प्रताप नगर के माधवराव सिंधिया क्रिकेट ग्राउंड में हाई मास्ट लाइट का टावर धराशायी होने से टावर के नीचे काम कर रहे कर्मचारी की मौत हो गई है। वडोदरा में प्रताप नगर में माधवराव इंडिया क्रिकेट ग्राउंड है। इस ग्राउंड में रात्रि के दौरान क्रिकेट खेलने के लिए हाई मास्ट लाइट लगाई गई है, जिसके मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट मुंबई की कंपनी सद्दाम इंटरप्राइजेस को दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के कर्मचारी बीती रात टावर का काम कर रहे थे। उस वक्त अचानक टावर धराशायी हो गया और टावर के नीचे काम करने वाले सुनील यादव की मौत हो गई। इस मामले की जानकारी पाकर फायर ब्रिगेड फौरन मौके पर पहुंची और लोहे के एंगल काटकर कर्मचारी के शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम हेतु एसएसजी अस्पताल भेजा है। मृतक मुंबई का निवासी होने की जानकारी मिली है। सर अमन कंट्रोल रूम थी कॉल हतो કે પ્રતાપનગર રેલવે કોલોની પાસે ક્રિકેટનું મેદાન છે, ત્યાં લાઇટના થાંભલા પર બોડી લટકે છે। એ પ્રાથમિક માહિતીમાં કોલ એવો હતો, પણ જ્યારે ઘટના સ્થળે અમે આવ્યા અને જોયું તો ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડની ચારો તરફ જે લાઇટનું સેટઅપ હોય છે, જે થાંભલા ઉપર લાઇટો એ લોકોએ લગાવેલી હોય છે, એ કેબલથી મૂવ કરતી હોય ઉપર નીચે, અને એ સડનલી એ વ્યક્તિ કામ કરતો હશે નીચે અને લાઇટ ઉપરથી લાઇટનું ટોટલી સેટઅપ એના ઉપર પડેલું છે, જેથી ટોટલી બોડી ડેમેજ છે ટોટલ। અમને ખાલી પ્રાથમિક માહિતી એટલી છે કે કોન્ટ્રાક્ટમાં કામ કરે છે અને કોલ અમને લગભગ 7 થી 7:30 ની વચ્ચે મળેલો છે। સર ડેડ બોડી કાઢવામાં અમને પહેલાં એવું હતું કે લાઇટનું સેટઅપને નુકસાન ના થાય એ રીતને અમે પ્રયાસ કર્યો હતો, પણ એ પ્રયાસ નિષ્ફળ જતાં અમે હાઇડ્રોલિક કટરનો ઉપયોગ કરીને ટોટલી બાજુથી ચારો तरफ एंगलના कट मारेला है, कट मारीने बॉडी बाहर काढेली है। हम लोग इधर मेंटेनेंस करने को आए थे टावर का। 2:30 बजे हम लोग काम चालू किए थे, तो 5 बजे तक कर रहे थे।
तो कुछ क्या हो गया पता नहीं, एकदम से ऊपर से लाइट नीचे आ गई। 3 आए थे, ट्रांसिल लाइटिंग से आए थे। वो रहते वसई में, उनका नाम है सुनील कुमार यादव, मुंबई से आए थे। गुजरात के अहमदाबाद में इंटरनेशनल फ्लावर शो 2025 का भव्य शुभारंभ हुआ है, जिसमें एक से बढ़कर एक रंग बिरंगे फ्लावर्स लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। अहमदाबाद रिवर फ्रंट पर एक बार फिर इंटरनेशनल फ्लावर शो का आयोजन हुआ है, जिसका शुभारंभ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल, सहकार राज्य मंत्री जगदीश विश्वकर्मा की प्रोत्साहक उपस्थिति में किया गया। सभी नेताओं ने फ्लावर शो के विभिन्न आकर्षण को देखने का आनंद भी लिया। इस मौके पर बनाए गए फ्लावर स्कल्पचर की मुख्यमंत्री ने सराहना भी की। इस मौके पर मुख्यमंत्री के हाथों ट्री सेंसर लॉन्चिंग और मिशन 3 मिलियन ट्री कॉफी टेबल बुक का अनावरण भी किया गया। इस वार्षिक फ्लावर शो में पूरे भारत से प्रकृति और संस्कृति प्रेमी आते हैं और खूबसूरत कारीगरी देखकर मंत्रमुग्ध होते हैं। इस मौके पर पर्यावरण के प्रति जागरूकता और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा दिया गया है और इको फ्रेंडली सिस्टम को मजबूत करने पर जोर भी दिया जा रहा है। लाखों लोग इस फ्लावर शो को देखने के लिए पहुंच सकते हैं। ऐसे में यहाँ चाक चौबंद व्यवस्था भी तैनात की गई है। 2025 का ये फ्लावर शो 5 जोन में बांटा गया है, जिसमें 10 लाख से ज्यादा फूल, 50 से ज्यादा प्रजाति के प्लांट और 30 से ज्यादा स्कल्पचर देखने मिल रहे हैं, जो सभी को काफी पसंद आ रहे हैं। फ्लावर शो में जगह जगह QR कोड स्कैन कर फूल स्कल्पचर और जोन के बारे में जानकारी भी ली जा सकती है। फ्लावर शो देखने के लिए सोमवार से शुक्रवार तक 70 रुपए और शनिवार रविवार को 100 रुपए टिकट रखा गया है। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल द्वारा अमदावाद इंटरनेशनल फ्लावर शो ने खुल्लो मूकवामां आव्यो छे। लोको माटे घणा बधा विविध आकर्षणों दर वर्षे करीए छीए, एनाथी विशेष आ वखते करवानो प्रयत्न कर्यो छे। सवारे 9 થી रात्रे 10 वाग्या सुधी आ खुल्लो रहेशे। सवारे अने सांजे 2 1-1 कलाकना प्रीमियम स्लॉट राखवामां आव्या छे। सवारे 8 થી 9, रात्रे 10 થી 11 माटे। आ उपरांत जे अलग अलग स्कल्पचर है, लगभग 20 થી વધુ प्रकारना स्कल्पचर जे मूक्या छे, एमां QR कोड मूक्या छे। QR कोड ने स्केन करता गुजराती, हिंदी, इंग्लिशनी अंदर ऑडियो दरेकना मोबाइलमां वागशे अने ए सांभळीने एनुं वर्णन ए सांभળી शकशे। आ उपरांत विविध फूड स्टॉल्स छे। विशेष बात करिए तो मन की बातनो एक स्टॉल राख्यो छे। माननीय वडाप्रधान श्री नरेन्द्रभाई मोदी द्वारा जे दर महीने मन की बात करवामां आवे छे, ए मन की बातना विविध एपिसोडनी अंदर जे विविध वातो करवामां आवी छे एनो एक स्टॉल छे। आ उपरांत आपणे जे अहींया पाछळ जोई रह्या छे ए बुके, ए बिगेस्ट बुकेना गिनीस बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमां स्थान पामवा माटेनो एक प्रयत्न पण अमदावाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशने आ वखते कर्यो छे। गुजरात के मेहसाणा में 55 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई है। मेहसाणा के धनाली गांव निकट महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, जिसमें भीख मांगकर गुजारा करने वाली 55 साल की महिला को झाड़ियों में खींचकर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। इस दौरान एक बाइक सवार मौके पर पहुंच गया और उसने वीडियो बनाने की शुरुआत कर दी। हो हल्ला होने पर दुष्कर्म करने वाला शख्स भाग गया। 3 दिन पहले बिहार से मजदूरी करने आए हुए चंदन कुमार नामक युवक ने इस वारदात को अंजाम दिया, लेकिन इसी बीच महिला की संदिग्ध मौत हुई है, जिसकी तफ्तीश पुलिस कर रही है। મહેસાણા જિલ્લાના લાંગણજ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગઈકાલે સાંજે 4 વાગ્યા અરાઉન્ડ એક બનાવ બનેલો હતો, જેની અંદર મંડાલીથી ધનાલી વચ્ચેનો જે સર્વિસ રોડ છે એક્સપ્રેસ હાઈવેને ટચ, ત્યાં રોડ સાઈડમાં એક 50-55 વર્ષની એક મહિલા
કે જે અશક્ત અને ભિક્ષાવૃત્તિ કરતી હતી અને શારીરિક રીતે પીડિત હતી. આ મહિલા રોડ સાઈડ પર બેસી રહેલી હતી અને તે દરમિયાનમાં એક યુવક તેમની પાસે જઈ અને તે મહિલાને બાજુની ઝાડીમાં ખેંચી લઈ જઈ અને તેની સાથે દુષ્કર્મ કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહેલો હતો. મીનવાઇલ ત્યાંથી પસાર થતા એક રાહદારીએ પોતાની બાઇક ઊભી રાખી અને વિડીયો બનાવતા જઈ અને ત્યાં પહોંચી અને બૂમ પાડતા આ જે યુવક હતો તો ત્યાંથી ભાગી ગયેલો હતો. સમગ્ર બાબતે તેને પોલીસને જાણ કરેલી હતી. પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી ત્યારે મહિલા ખૂબ જ એકદમ વલ્નરેબલ સ્ટેટમાં હતી અને શ્વાસ થોડા ચાલુ હતા. એ દરમિયાનમાં પોલીસે 108ને તાત્કાલિક ફોન કરી અને બોલાવેલા હતી. 108 એમ્બ્યુલન્સ ત્યાં પહોંચી દરમિયાનની અંદર આ જે ભોગ બનનાર મહિલા હતી તેનું મૃત્યુ નિપજેલ હતું અને આ બાબતે પોલીસે ત્યારબાદ તેનું ફોરેન્સિક પીએમ કરાવવાની આગળની તજવીજ અત્યારે હાથ ધરેલી છે. बिहार के बीपीएससी छात्रों के धरना प्रदर्शन, रेल रोको आंदोलन और चक्का जाम प्रदर्शन से कई सेवाएं बाधित हुई हैं। बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी कैंडिडेट्स अपनी मांगों पर धरना देते हुए प्रदर्शन किया। इन कैंडिडेट्स की मांग है कि 17वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द की जाए। इसके अलावा लाठीचार्ज के दोषियों को सजा देने और मृतक बीपीएससी छात्र सोनू को 5 करोड़ रुपए के मुआवजा देने की मांग की है। कैंडिडेट्स के समर्थन में पप्पू यादव ने आज बिहार बंद बुलाया है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर कैंडिडेट्स के समर्थन में गुरुवार शाम से आमरण अनशन पर बैठे हैं। इंडिया अलायंस के छात्र संगठन एनएसयूआई, एआईएसए, एआईएसएफ और आरजेडी सीएम हाउस का घेराव किया है। राजद नेता और विपक्ष के लीडर तेजस्वी यादव ने भी छात्रों को समर्थन दिया है। पप्पू यादव और उनके समर्थकों ने पैसेंजर ट्रेनें रोकी। पप्पू यादव भी सचिवालय हॉल्ट रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहां एक और ट्रेन को रोका गया। पुलिस ने सभी को ट्रैक से हटा दिया है। कार्यकर्ताओं ने मधेपुरा में पैसेंजर ट्रेन को रोका है। पप्पू यादव ने इस पर कहा कि छात्रों को न्याय दिलाने के लिए शांतिपूर्ण चक्का जाम रहेगा। सरकार ध्यान नहीं देती है तो आगे का निर्णय छात्रों का होगा। इसके बाद पप्पू यादव ने सचिवालय हॉल्ट से इनकम टैक्स गोलंबर तक पैदल मार्च किया। बिहार के 12 जिलों सासाराम, सुपौल, किशनगंज, मधेपुरा, पटना, सहरसा, पूर्णिया, लखीसराय, औरंगाबाद, भागलपुर, आरा और अररिया में नेशनल और स्टेट हाईवे को पप्पू यादव के कार्यकर्ताओं ने जाम किया है। उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौड़ ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के विवादित बयानों को लेकर तीखा हमला बोला है। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौड़ ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अब राजनीतिक रूप से कमजोर हो चुके हैं और उनके बयानों में कोई तर्क नहीं बचा है। राठौड़ ने अखिलेश यादव के सीएम आवास पर शिवलिंग मिलने वाले बयान पर कहा कि यह केवल भ्रम फैलाने का प्रयास है। जेपीएस राठौड़ ने स्पष्ट किया कि उनके इस तरह के बयान केवल सपा की गिरती साख को उजागर कर रहे हैं। अब आप ये बताइए कैसे देखते हैं क्या? मुझे तो इनके बुद्धि पर तरस आता है। मतलब इनके पास बोलने के लिए और तर्क करने के लिए कोई ना विषय है, ना तर्क शक्ति इतनी कमजोर हो गई है। इनके पास कोई विषय रखने के लिए कोई बात ही नहीं रह गई है, तो ऊल जलूल कुछ भी बोल रहे हैं। मतलब ये कोई तार्किक बात है, कोई बात है जिसके पीछे कुछ बोला जाए? मैं तो इस पे रिएक्ट करना मतलब क्या लायक नहीं है बात। और जिस तरीके से उन्होंने बोला, इतने बड़े पद पर रहने के बाद व्यक्ति इतना मानसिक रूप से और बौद्धिक रूप से दिवालिया हो जाए, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है उत्तर प्रदेश के लिए। और विपक्ष पूरी तरीके से खत्म है। देखिए ऐसा है कि हम कोई भी आयोजन करते हैं, अगर हम निमंत्रण नहीं देते तो ये कहते कि वो आपने तो किसी को निमंत्रण ही नहीं दिया, आपने तो बस अपने लोगों को बुला लिया। भाई तो वो दूसरा आरोप लगाते, तो हम उनको ये आरोप लगाने के लिए मौका नहीं दे रहे हैं। उनको इसीलिए परेशानी हो रही है। ये तो सबको निमंत्रण भी दे रहे हैं और सबको हम सब लोग वहां चले जाएंगे तो हम रोकेंगे कैसे? तो निमंत्रण उनको भी दे रहे हैं, वो भी आए, भव्य दिव्य कुंभ का वहां पर डुबकी लगाएं, अपने पापों को धोने का काम करें और आगे आगे आने वाले समाज का काम करें।
गुजरात के छोटा उदेपुर की पावीजेतपुर हाई स्कूल में जिला स्तरीय गणित विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। छोटा उदेपुर जिले का 10वां गणित विज्ञान और पर्यावरण प्रदर्शन पावीजेतपुर हाई स्कूल में आयोजित किया गया, जिसमें 5 विभाग में 60 प्रोजेक्ट के साथ छात्रों ने शिरकत की। आ फोटो बायोरिएक्टर છે જે બ્રિટન માલના ઉત્પાદન માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે, જેનો ઉપયોગ ખાતર તરીકે પણ કરવામાં આવે છે। આના આધારે અમે આ પ્રવાહી વૃક્ષ કૃતિ બનાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે। આ પ્રવાહી વૃક્ષ છે જે એક વૃક્ષની જેમ જ કાર્ય કરે છે। एसएससी और एचएससी बोर्ड का परिणाम अच्छा आए, इस आशय के साथ इस मौके पर छोटा उदेपुर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दिवा दांडी हेल्पलाइन नामक यूट्यूब चैनल शुरू की गई है, जिससे छात्रों को मार्गदर्शन दिया जाएगा। इस मौके पर छोटा उदेपुर विधायक राजेंद्र सिंह राठवा, सनखेड़ा विधायक अभय सिंह तड़वी समेत के अग्रणी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पावीजेतपुर के डिप्टी सरपंच और भाजपा जिला महामंत्री मोन्टू शाह का गाँव के विकास में अच्छा योगदान देने पर सम्मान भी किया गया। छोटा उदेपुर जिला बाळ वैज्ञानिक प्रदर्शन श्रीमती वीआर शाह सार्वजनिक हाईस्कूल खाते योजाયું, જેના ઉદ્ઘાટન સમારોહની અંદર પાવીજેતપુરના છોટાઉદેપુરના ધારાસભ્ય શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ રાઠવા અને સંખેડાના ધારાસભ્ય અભયસિંહ રાઠવા સાહેબના વરદ હસ્તે આ બાળ વૈજ્ઞાનિક પ્રદર્શન ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું। પ્રદર્શનની અંદર છોટાઉદેપુર જિલ્લાની 60 કૃતિ આવી હતી। એમાં 30 કૃતિ માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિકના બાળ વૈજ્ઞાનિકો અને 30 કૃતિ લઈને પ્રાથમિક વિભાગના બાળ વૈજ્ઞાનિકો આવ્યા હતા। જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી શ્રી અને પ્રાથમિક જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી શ્રી પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આ ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં છોટાઉદેપુર જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી શ્રી એમ પરમાર સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ તૈયાર થયેલ દીવા દાંડી યુટ્યુબ ચેનલ કે જે ધોરણ 10 અને ધોરણ 12 સામાન્ય અને વિજ્ઞાન પ્રવાહના વિદ્યાર્થીઓને વિશેષ માર્ગદર્શન મેળવી અને પરિણામ સુધારના સંદર્ભે છોટાઉદેપુર જિલ્લો આગળ આવે એવા પ્રયાસ રૂપે છોટાઉદેપુર જિલ્લાના તજજ્ઞ શિક્ષકશ્રીઓ દ્વારા તૈયાર થયેલ વિવિધ શોર્ટ કી કે જે પાસ થવા માટે વિદ્યાર્થીઓને મદદરૂપ બને એવા વિવિધ વિષયોના વિડીયો આ દીવા દાંડી યુટ્યુબ ચેનલ દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવી। ધારાસભ્ય શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ અને અભયસિંહ તડવી સાહેબ દ્વારા આ યુટ્યુબ વિડીયો દીવા દાંડી એ લોન્ચ કરવામાં આવી। સાથે સાથે પાવીજેતપુરના વિકાસ પુરુષ એવા મંટુભાઈ શાહ જે અત્યારે ડેપ્યુટી સરપંચ જિલ્લા ભાજપ ઉપપ્રમુખ છે, તેઓનું વિશેષ સન્માન પાવીજેતપુર કેળવણી મંડળ અને પાવીજેતપુર વીઆર શાહ સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ શાળા પરિવાર द्वारा एक विशेष सम्मान પણ એમનું કરવામાં આવ્યું। गुजरात के अहमदाबाद में कॉरपोरेशन की परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले आरोपियों को साथ रखकर पुलिस ने जांच की। गुजरात के अहमदाबाद में कॉरपोरेशन की परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले पुलकित सथवारा को अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कार्यालय ले जाकर रिकंस्ट्रक्शन करवाया गया। एएमसी की सेंट्रल ऑफिस में कंप्यूटर के परिणाम में पुलकित ने छेड़खानी की थी, जिसकी शिकायत के आधार पर ये कार्यवाही की जा रही है। 3 लोगों के साथ मिलकर टेक्निकल सुपरवाइजर की नौकरी के लिए ली जा रही परीक्षा में धांधली करने वाले लोगों पर कार्यवाही की जा रही है। અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા સહાયક ટેકનિકલ સુપરવાઇઝર ઇજનેરની ભરતી પ્રક્રિયા 3જા મહિનામાં એમણે જાહેરાત પબ્લિશ કરેલી। જાહેરાતમાં એમની રિક્વાયરમેન્ટ 93 જેટલા કેન્ડિડેટ લેવાની હતી। એના માટે આખી આ પ્રક્રિયાની એક્ઝામ 18/8ના રોજ પૂરી થયેલી 2024માં। એ દરમિયાન જે 5000 વિદ્યાર્થીઓ છે તેમની OMR સીટ પણ એ જ સમયે એમની વેબસાઇટ પર અપલોડ કરેલી। એ જે OMR સીટ્સ 5000 વિદ્યાર્થીઓની અપલોડ કરેલી એમાંથી 359 જેટલા કર્મચારીઓને ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન માટે બોલાવવામાં આવેલ। પછી જે ફાઇનલ લિસ્ટ એમને અપલોડ કરેલ એ 93 જેટલા સહાયક ઇજનેરની ભરતી માટે એમણે બોલાવેલ કેન્ડિડેટ્સને। એ જે OMR સીટ અપલોડ કરેલ એ અને એમના માર્ક્સનું લિસ્ટ 5000નું ટોટલ એમણે અપલોડ કરેલ। પરંતુ જ્યારે એક અરજદાર એમને એ OMR સીટ્સમાં જે એમના માર્કિંગ છે અને જે ટોટલ માર્ક પબ્લિશ થયેલ એમાં ક્યાંક મિસમેચ જેવું જણાતા એમણે અરજી કરેલ। અરજીના અનુસંધાને ખાતાકીય તપાસ એમના દ્વારા કરવામાં આવેલ અને પછી એવું ટોટલ ખાતાકીય તપાસ અને એ બધાને અંતે એવું ફાઇન્ડ આઉટ થયું કે 3 જેટલા વિદ્યાર્થીના માર્ક્સમાં ચેડા થયેલા છે।
એટલે OMR સીટ પ્રમાણે જે માર્ક્સ થવા જોઈએ એ માર્ક્સ નહીં કરી અને ઉપરાંત એમાં ચેડા કરીને એને માર્ક્સ વધારે કરીને એ કેન્ડિડેટ્સને સિલેક્ટ કેન્ડિડેટ્સમાં જાહેર કરેલ. આ 3 કેન્ડિડેટ્સ ને જે એમના માર્ક્સમાં ચેડા થયેલા છે એ જે એનો મેઇન હેડ ક્લાર્ક છે પુલકિત કરીને, એ પુલકિતના લોગિનથી જ આ થયેલું હોય. પ્રાઇમા ફેસી જે શરૂઆત છે એમાં આપણે આ પુલકિતને અત્યારે અરેસ્ટ કરેલ છે અને આગળની તપાસ હાલ ચાલી રહી છે. अहमदाबाद में दिन दहाड़े पुलिस की कार्रवाई को चुनौती देता हुआ एक मामला सामने आया है, जिसमें अहमदाबाद के पोश इलाके बोपल में कनकपुर ज्वेलर्स में 4 लुटारों ने दिन दहाड़े घुसकर दुकान मालिक को बंधक बनाकर सरेआम जेवर की लूट चलाई और वहां से फरार हो गई। समूची घटना सीसीटीवी फुटेज में भी कैद हुई है, जिसमें चोरी करने आए लुटेरे जैसे सब्जी बीन रहे हो ऐसे जेवर बीनकर चोरी कर वहां से फरार हो गए। लाखों रुपए की चोरी की ये वारदात भोपाल पुलिस स्टेशन से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर घटी है। ऐसे में पुलिस पेट्रोलिंग के दावों पर भी सवाल उठ रहे हैं। गुजरात के महसाणा के जोटाणा तालुका की प्राथमिक शाला में प्रधानाचार्य की नियुक्ति का विवाद गहराता जा रहा है। प्राथमिक शाला में पिछले 1 साल में 4 बार प्रधानाचार्य बदल जाने से गांव के लोग नाराज हैं। अब यदि प्रधानाचार्य की फिर से बदली की गई तो ग्रामीणों ने स्कूल बंद करने की चेतावनी दी है। ग्रामीणों ने इस मुद्दे को लेकर जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी को एक लिखित शिकायत दी है। उनका कहना है कि अगर कैंप के दौरान HTAT प्रधानाचार्य को स्कूल में नियुक्त किया गया तो वे स्कूल पर ताला लगा देंगे। 1 વર્ષમાં 4 વખત આચાર્ય બદલાય છે એટલે લોકો બાળકોના શિક્ષણ પર ખૂબ જ ગંભીર સમસ્યાઓ ઊભી થાય છે અને બાળકોના ભણતરમાં કોઈ અસર આવતો નથી. એટલા માટે મારું તાલુકા પંચાયત જોટાણાના પ્રમુખ તરીકે અને મોકળકરના વકીલ તરીકે મારું એટલું જ આપને કહેવું છે કે આ રેશિયો 75% અને 25% કાઢી નાખો અને અમારા જે આચાર્ય છે એમને જ રાખો. આ આચાર્યના જવાથી અમને ખૂબ જ બાળકોના શિક્ષણ પર અસર થાય એવી છે. એટલે બાળકોના શિક્ષણ પર અસર ના થાય એટલા માટે તમે આચાર્યને બદલશો નહીં એવી અમારી ગામની અને લોકોની અને મારી ખૂબ જ લાગણી છે. ગામ લોકોએ આ અમને જાણ થઈ એટલે અમે લોકોએ મિટિંગ કરી, SMCની સંમતિ લીધી. એ પછી અમે જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીને લેખિતમાં રજૂઆત કરી અને કહ્યું કે એરતાટની તમે અહીંયા ભરતી ના કરો. સરકારના એક નિયમમાં અમે જાણવા મળ્યું છે કે 25% સ્કૂલ બાકાત રાખવાની છે, તો અમારા માકરજ ગામની સ્કૂલને બી એ 25%માં સમાવેશ કરો અને એરતાટની ભરતી ના કરો. અને કરવામાં આવશે તો સમગ્ર ગ્રામજનો અને વાલીઓ અમે મિટિંગ કરી અને નક્કી કર્યું છે કે જો નવા એરતાટની ભરતી થશે તો અમે તાળાબંધી 100% કરીશું. એટલે આવનાર નવા આચાર્યને અહીં ભૂલથી આવે અને આવ્યા પછી એને જો જગ્યા બદલીને બીજે જવું પડે તો એની સિન્યુરિટી બી લોસ થાય. એટલે એના હિતમાં અમે અગાઉથી જાણ કરી અને અમે जिला शिक्षण अधिकारी ने आ बाबते लिखित में रजूआत करी है। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए VNM टीवी। नमस्कार।